नमस्कार, मेरा नाम कुसुम महेश्वरी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 की। तो 1991 की जो औद्योगिक नीति थी वो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसने देश की दिशा को बदल दिया था। 1991 रादर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी बहुत सफ़र कर रही थी, बहुत दुविधा में थी, बहुत समस्या में थी, क्योंकि इनके पास एक तो फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो बहुत सारी समस्याएं थी उस टाइम। तो उस टाइम जो है जुलाई 24, 1991 को एलपीजी रिजीम के तहत, एलपीजी रिजीम क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमने आईएमएफ ने हम पे इम्पोज किया था कुछ हद तक। तो हमें अपनी इकोनॉमी को, यदि सिंपल शब्दों में कहें, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा है और इस छोटी सी वीडियो में नहीं आ सकता, तो यदि मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो उस टाइम 1991 में हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ा, खोलना पड़ा, बाहर के प्रेशर्स से उसको दो चार होना पड़ा। ठीक है, तो उसमें क्या कुछ किया तो उसकी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर की, कि पब्लिक सेक्टर जो कि हमारी इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अब तक बहुत ज्यादा था, तो पब्लिक सेक्टर को यानी सार्वजनिक क्षेत्र को कम किया गया, सरकार की भूमिका को घटाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितने भी एरियाज थे जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे उनको कम करके 3-4 कर दिया गया। अब तो राइट नाउ, उस टाइम तो 8 कर दिया गया था, और यदि अब की बात करें तो सिर्फ 2 सेक्टर्स, रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी, 2 ही सेक्टर्स रह गए हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर ही काम करता है, प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर काम नहीं कर सकता। और उसमें से भी आपको पता है कि रेलवे भी धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है। जो नई ट्रेन्स आ रही हैं हाई स्पीड, वो उनमें जो है पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर को यूज कर लिया गया है। देन कम्स डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग का मतलब कि उस टाइम एक लाइसेंस राज था कि हर काम के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अब वो जो परमिशन लेने का काम जो है ऑलमोस्ट मैक्सिमम, बहुत कम एरियाज हैं जहाँ पे आपको काम शुरू करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। अब जस्ट आपको इंटीमेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप ये काम करने जा रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, तो डी लाइसेंसिंग करके जो है एक बहुत बड़ा जो बैरियर था, एक बहुत बड़ी समस्या थी काम शुरू करने में, वो उसको हटा दिया गया। देन कम्स फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल का मतलब है कि देखो, विदेशों से पूंजी आती भी है और जाती भी है, लेकिन पहले क्या था? पहले ये था कि फॉरेन कैपिटल को जो है हम एक लिमिट तक आने दिया करते थे। 49% से ज़्यादा कहीं पे भी फॉरेन कैपिटल जो है, फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। मारुति भी जब खुली थी तो 51% शेयर जो है इंडियन गवर्नमेंट का था। तो अब जो है वो धीरे धीरे उस टाइम बढ़ाते अब तो पहले 51 हुआ, फिर 74 हुआ, 70 हुआ, और अब तो 100%। बहुत सारी कंपनीज या सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर 100% जो है वो फॉरेन कैपिटल के साथ आप इंडस्ट्री खोल सकते हो। रजिस्ट्रेशन, हर काम के लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ता था, उसके लिए आपको लंबी कतारों में जाना, एनओसीज लेना, जो सरकारी क्लर्क हैं या सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे 2-4 होना पड़ता था। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई और अब इजी हो गया काम। सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए एक अलग से बोर्ड बना दिया गया, जो कि सॉरी, तो जो कि यही, जिसका काम ही ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करे, राइट। रिहेबिलिटेशन, अब सिक पब्लिक एंटरप्राइजेस, देखो गवर्नमेंट के जो हमारा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ना, कि गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं उनमें धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी आता है, उनमें जो इनएफिशिएंसी भी आती है। तो ये देखा गया कि इन अदारों को या तो बंद कर दिया जाए, यदि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, यदि उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता तो या तो बंद कर दो या उनको रिवाइव करो, या फिर जो है उनको, या तो वो मतलब ऑलरेडी जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो इनके
लिए स्पेशल जो है काम किया जाने लगा। ये बहुत लंबा टॉपिक है फिर से, कि इसके लिए रिवाइवल के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चलाई। देन कम्स लेबर रिफॉर्म। लेबर में भी एक रिन्यूअल फंड भी बनाया गया, लेबर लॉज बनाए जाने लगे ताकि लेबर को सेटिस्फाई किया जा सके और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन को कम किया जा सके। फिर रीजनल इम्बैलेंस, यानी कि एक एरिया हमारा बहुत डेवलप्ड है, एक एरिया कम डेवलप्ड है, तो उसके रिलेटेड भी काम किया गया कि उन क्षेत्रों के अंदर जहां पर पहले इंडस्ट्री नहीं है वहां पे इंडस्ट्री को लेके जाया गया और इस तरीके की पॉलिसीज बनाई गई। इसके अलावा सिटीज से दूर इंडस्ट्री को ले जाने का प्लान भी जो है 1991 में ही बना। MRTP एक्ट क्या है? मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोली को रोकने के लिए पहले क्या इस सिस्टम था कि 100 करोड़ से ज़्यादा यदि आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको जो है इस एक्ट के तहत पूछना पड़ता था या परमिशंस लेनी पड़ती थी। तो फिर जो है नेचुरल है, ये एक बैरियर था प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री को, तो उसको भी बंद कर दिया गया। MRTP एक्ट को पहले MRTP एक्ट में कुछ रिलैक्सेशंस दी गए 1991 में, और उसके बाद 2002 के अंदर इसको अबॉलिश करके, इसको खत्म करके नया एक्ट कंपटीशन एक्ट बनाया गया, जो कि पहले से कंपैरेटिवली इससे क्या था, लिबरल था थोड़ा सा, मतलब यानी कि आपको थोड़ा सपोर्ट करने वाला था। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्वेशन की गई थी शुरू में कि भाई ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्रीज हैं या MSME इंडस्ट्रीज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको रिलैक्स करने के लिए कुछ स्कीम्स बनाई गई। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्वेशन तो अब खत्म कर दिया गया है ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सके, पर उस टाइम ज़रूरत थी तो उस हिसाब से उन्होंने रिजर्व किए थे कुछ एरियाज कि जहाँ पर लॉ जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ना जो है इंटरफेयर कर सके या उस एरिया में वो ना आ सके। देन कम्स फैसिलिटीज ऑफ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड टेक्निक कि गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बना दिया है ताकि बाहर से यदि हमें कोई भी हमने एक्सपोर्ट करना है किसी प्रोडक्ट का और उसके लिए हमें रॉ मटेरियल बाहर से चाहिए तो हम उसको ला सकते हैं। उसके लिए मतलब गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट खुद जो है इनिशिएटिव लेती है ताकि हम उस टेक्निक को या मशीनरी को या एक्सपर्टीज को या रॉ मटेरियल को हम वहां से मंगवा सकें। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट जोन्स और बहुत कुछ और भी काम किया गया। मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया। कुल मिला के आप यदि इस सारे को देखें तो आपको यही लगेगा कि इकोनॉमी को या इंडस्ट्री को ज़्यादा कोशिश ये की गई है कि मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया जाए, गवर्नमेंट का रेगुलेशन और गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है उसको कम किया जाए या खत्म कर दिया जाए। देन ऑटोनॉमी, वही सेम पॉइंट ही आ गया, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि ऑटोनॉमी दी गई कि भी आप जो मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। ऑटोनॉमी यानी कि आपको स्वायत्ता या स्वतंत्रता दी गई। अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की गई बहुत लोगों की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इजी और कोऑपरेटिव बनाया गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑन लार्ज स्केल की, लार्ज स्केल नहीं, सॉरी पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट को ठीक था। डिसइन्वेस्टमेंट ऑन लार्ज स्केल का मतलब है कि लार्ज स्केल पे डिसइन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब सरकार अपने सेक्टर में से अपने सेक्टर को बेचती है, यानी प्राइवेट कर देती है। जैसे मारुति पहले जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ करती थी, फिर उसने सेल कर दिया अपना। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट की इकाइयां हैं जो कि जिनको की सेल कर दिया गया है, जिनको की प्राइवेट सेक्टर में लेके आया गया, तो वो सारा का सारा डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है और वो लार्ज स्केल पे किया गया। तो ये टोटल आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है और इसका मेजर इम्पैक्ट ये रहा कि इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्ट मिला, फॉरेन कैपिटल की आवाजाही इजी हो गई और लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया ताकि मार्केट जो है एक तो एफिशिएंट हो और उसमें प्रोडक्शन बढ़े और उसकी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़े। तो ये सारा जो है आपको समझ आया, आई होप, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।